नमस्कार। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का भूगोल का चैप्टर 2 यहाँ पर पढ़ेंगे और इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चैप्टर का या पाठ का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। तो जो 90% पॉपुलेशन है वो पूरा जो हम लैंड एरिया देखें या भूमि क्षेत्र उसके 30% पर ही रहती है। शेष जो 70% भूमि है पर या तो विरल जनसंख्या है, कम जनसंख्या है या वह निर्जन है, मतलब कि वहाँ पर कोई नहीं रहता है। इस क्षेत्र में आप भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। ऑस्ट्रिया में सॉल्ज़बर्ग का ये चित्र है। भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है, यानी जितना भी भाग है भूपृष्ठ का उसका 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास से योग्य नहीं है। अब जो ये 30% है उसमें भी हर जगह रहा नहीं जा सकता। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया गया है। पाया क्यों इसलिए गया है क्योंकि कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे फॉरेस्ट ज़्यादा है, कहीं रेनी सीजन रहता है हमेशा, तो अलग अलग जगह पे जनसंख्या अलग अलग पाई जाती है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, कहीं डेजर्ट है, रेगिस्तान एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल तथा निर्जन है। यहाँ पर क्या है, कम जनसंख्या मिलती है। कहाँ पर, ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र। उर्वर मैदानों पर और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होती है, इसलिए ये स्थान क्या होते हैं, विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। अगला आता है भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, कृषि करने के लिए, वनों के लिए, खनन के लिए, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। यदि इन चीज़ों में भूमि का उपयोग होता है तो इसको क्या कहते हैं, भूमि उपयोग। क्या आप, ये यहाँ पर वैसे दिखाया गया है आगे के उदाहरणों के अनुसार, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे कि स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। तो ये सब भौतिक कारक हो गए, तो उसी तरह से उनका उपयोग होगा कि मृदा, खनिज, जल की उपलब्धता, इसके अनुसार। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरोध के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। जनसंख्या क्या है वहाँ की, प्रौद्योगिकी क्या है, उसके अनुसार। स्वामित्व के आधार पर भूमि को, मतलब उस पर किसका अधिकार है, उसके आधार पर भूमि को निजी भूमि मतलब खुद की भूमि और सामुदायिक भूमि मतलब उस समुदाय की भूमि के रूप में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। यदि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति है या निजी भूमि है तो वो तो हो गई निजी भूमि, उसका खुद का स्वामित्व है उस पर। जबकि समुदाय का जिसमें स्वामित्व होगा उसको क्या कहेंगे, सामुदायिक भूमि। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे कि चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, साझा संपत्ति संसाधन। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। तो कौन कौन से खतरे हैं, एक तो भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। भूमि का उपयोग समय समय पर बदलता गया है, समय के अनुसार परिवर्तन, जैसे कि पहले खेती हो रही है, फिर थोड़े यहाँ पर घर हैं, फिर यहाँ पर ज़्यादा घर और गाड़ियाँ, फिर इस तरह से पूरा फ्लैट का सिस्टम बताया गया है, तो इस तरह से पूरा चेंज हो गया है। भूमि संसाधन का संरक्षण।
बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो भूमि संरक्षण के लिए क्या है? वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के विनियमित उपयोग। मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की जो पतली परत होती है वो ही क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है, या इंग्लिश में कह सकते हैं सॉइल। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई होती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों से और से जैव पदार्थ से इसका तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। भूस्खलन, भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। भूस्खलन भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है। जो पहाड़ी भाग होते हैं उनमें ये प्राकृतिक आपदा बन जाती है, जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। यहाँ पर दिखाया गया है भूस्खलन। और अगला है न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने से कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं कि कैसे भूस्खलन को रोका जाए। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित किया जाए कि यहाँ यहाँ पर भूस्खलन हो सकता है। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। यहाँ पर आवास नहीं बनाएं। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करें। यहाँ पर जैसे ये प्रतिधारी दीवार है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण में वृद्धि, सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। अब यहाँ पर मृदा परिच्छेदिका बताई गई है कि जनक चट्टानें हैं मृदा की, अपक्षयी चट्टानी पदार्थ यहाँ पर, फिर बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा और यहाँ पर ह्यूमस वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। शब्दावली है अपक्षय, तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्यों के क्रियाकलाप द्वारा जो अनावरित शैल होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, उनका टूटना और क्षय होना ही क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं? इस चित्र में मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप है, यानी जिस शैल से वो बनेगी उसका स्वरूप क्या है। जलवायविक कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक हैं स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। जो मृदा संसाधन है, सोर्स या कह सकते हैं सॉइल जो रिसोर्स है,
उसके लिए जो मृदा अपरदन है और क्षीणता है वो एक मुख्य खतरा है। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा की मतलब कि मृदा का कम होना सहायक कारक हैं जैसे कि वनोन्मूलन, अतिचारण होना, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। मृदा संरक्षण की विधियां दी गई हैं। मल्च बनाना, पौधों के बीच में जो अनावृत भूमि है उसमें जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है, तो ये मल्च बनाना कहलाता है। जहाँ पर कि जो पौधे होते हैं वहाँ के बीच में जो अनावृत भूमि है वहाँ पर जैव पदार्थ जैसे कि प्रवाल से इसको ढक देते हैं। यहाँ पर दी हुई है वेदिका फॉर्म, समोच्च रेखीय जुताई, इसके अलावा रक्षक मेखला। वेदिका फॉर्म क्या है? चौड़े समतल सोपान तथा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई में क्या होता है? एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। रक्षक मेखला क्या है? तटीय प्रदेशों में और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए ये वृक्षों की कतारें लगाई जाती हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखीय रोधिकाएं क्या हैं? समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बना दी जाती हैं। इस तरह से खाइयां बना दी जाती हैं जिसमें जल होता है। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप बनाया गया है। दो ट्रे हैं, इसमें ये सॉइल है, मिट्टी है, यहाँ पर पौधे लगा दिए गए हैं और जब हम पानी डालते हैं तो यहाँ पर तो क्या है, मिट्टी का अपरदन होता है, निम्नीकरण होता है, तो मिट्टी आ जाती है इसमें। जबकि यहाँ पौधों की वजह से क्या होता है, मिट्टी का निम्नीकरण नहीं होता, तो इसलिए पानी आता है यहाँ पे। इसके अलावा चट्टान बांध, यह जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, जैसे वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष। अगला है जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। जो महासागर वाला भाग है वो पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग है और विविध प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय होता है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका भी लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों से और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर हैं। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौमजल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है, जैसे पीने के लिए 3 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, खाना बनाने के लिए 4, नहाने के लिए 20, शौचालय फ्लशिंग के लिए 40, वस्त्र धोना 40, बर्तन धोना 20, बागवानी 23, कुल 150 लीटर। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है।
जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने तथा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर, जो अमरेली शहर है सौराष्ट्र में, उसके पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। अब आता है जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी तथा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग के कारण, जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। यहाँ दिखाया गया है यमुना नदी वाहित मल, औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं पीड़कनाशी जल को प्रदूषित करते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव न्यूनीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ पर दिखाया गया है स्प्रिंकलर। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल संग्रहण करना। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और बाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। बाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। तो वन और वनस्पति का आवरण करके, जल संग्रहण करके जल को बचाया जा सकता है। नहरों को पक्का करना चाहिए और स्प्रिंकलरों से सिंचाई करनी चाहिए। ड्रिप तथा टपकन विधि का उपयोग करना, ये सब अच्छा होता है जल संसाधन को संरक्षित करने के लिए। क्या आप जानते हैं अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके से जल का संग्रहण करना और विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा एक दौर 8,000 जल बचाने के लिए काफी है। अगला है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो कि शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। पौधे क्या करते हैं? हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। तो जैव मंडल में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन ये पाया जाता है। यहाँ पर दिखाया हुआ है ये रेशम कीट। सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और निर्भर रहती हैं।
इस जीवन आधारित तंत्र को ही हम क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो कि आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। इसमें हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होते हैं। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनिक, एस्प्रिन या इवोप्रोफेन जैसी कीटनाशी से किया जाता है, ये सब मेडिसिन है, तो इनको यदि किसी पशु के उपचार में काम में लिया जाता है तो उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रही थी। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रह्म कमल, एक औषधीय बूटी का चित्र है और यहाँ पर है ये किलकिला पक्षी जिसको किंगफिशर भी कहते हैं। ये दिखाए गए हैं घास स्थल और वन। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान पे और आर्द्रता पर निर्भर करती है। वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ की ह्यूमिडिटी क्या है, उस पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जाता है। यदि हम पूरे वर्ल्ड की वनस्पति की बात करें तो उनको 4 भागों में या 4 वर्गों में बांटा जाता है। वन, घास, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जहाँ पर जल की आपूर्ति ज़्यादा होती है वहाँ पर वन मिलते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। जो शुष्क प्रदेश होते हैं उसमें इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें क्या होती हैं, गहरी होती हैं। बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होंगी, कांटेदार होंगी और उनकी मोमी सतह होगी जिससे कि बाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। शीत ध्रुवीय प्रदेशों को की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित हैं। तो टुंड्रा में आ जाते हैं मॉस और लाइकेन, ये किसमें होते हैं, शीत ध्रुवीय प्रदेशों में। अब यहाँ पर दिखाया गया है ये वन में अजगर। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है, अतः इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। यहाँ पर दिखाया गया है स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया कॉलाज। अगला है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं का आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिसमें कुछ खास प्रजातियों की संख्या है, मतलब कि जो अधिकार नहीं है उस पे भी उनका भी शिकार करना।
यहाँ पर दिखाया गया है सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन में क्षति। तो जो खास प्रजाति हैं उनमें जो अनाधिकार शिकार है उसमें तेजी से अनाधिकार शिकार की वजह से क्या हुआ है, खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया जाता है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। तो जो ये ब्लैक बक है उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमियों का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर दिखाया गया है राष्ट्रीय उद्यान शब्दावली है, ये वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया ये प्राकृतिक क्षेत्र है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे कि सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंजेंडर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। यहाँ पर चीतलों का झुंड दिखाया गया है तथा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का समूह। शब्दावली जैव मंडल निचय या है वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। क्या आप जानते हैं CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंजेंडर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं को 5,000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।